Hello everyone, I'm Amreen Khan, an occupational therapist currently working in LNGP Hospital in a pediatric setup. तो आज हम बात करने वाले हैं सेरेब्रल पैल्सी के बारे में। सेरेब्रल पैल्सी क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो लेम लैंग्वेज में आज समझने वाले हैं, क्योंकि मैं ये वीडियो पेरेंट्स के लिए बना रही हूँ। अगर आपका बच्चा जब पैदा हुआ है और वो रोया नहीं है तो उसको चांसेस है कि वो इवॉल्विंग सीपी में बनेगा या फिर उसको कोई भी डेवलपमेंटल डिले आएंगे। मतलब उसकी जो ग्रोथ है या फिर जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं वो पीछे रहेगा। तो अब हम समझते हैं कि मैं बोलती रहती हूँ अपनी वीडियोस में क्राई, तो बच्चे का पैदा होते ही रोना क्यों जरूरी है, इसको हम समझते हैं। जब बच्चा पेट में होता है, मदर की वूम में होता है, तो क्या होता है कि बच्चा उस अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू सारा न्यूट्रिएंट्स ले रहा होता है, ऑक्सीजन ले रहा होता है, उसको जो सांस मिल रही होती है वो भी उस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नाड़ के थ्रू ले रहा होता है। जैसे बच्चा बाहर निकलता है तो उसको हर चीज अपनी माँ की छोड़नी होती है। बाहर निकलते ही उसका तब एक तरीके से एग्जाम चल रहा होता है बच्चे का कि उसे अब खुद इंडिपेंडेंटली सांस लेनी है और पूरी बॉडी में सर्कुलेशन सिस्टम बिठाना है और चलाना है। तो क्या होता है, जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैंप करा जाता है तो इट्स बेबी का टाइम होता है कि बेबी के जो लंग्स है वो एक्सपैंड होते हैं, वो रोने के थ्रू होते हैं। जब बच्चा रोता है तो बच्चे का क्या होता है, लंग्स एक्सपैंड होते हैं और देयर इज अ वॉल इन हार्ट दैट इज डक्टस आर्टेरियस एंड द फोरामेन ओवेल, जो क्लोज होता है उसी वक्त पे, और पूरा सिस्टमेटिक ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन पूरी बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट होता है, इंक्लूडिंग द ब्रेन। ठीक है, दिमाग में भी जाता है सर्कुलेशन। और अगर आपके बच्चा किसी कारणवश नहीं रो पाया, बहुत सारे बच्चों के गंदा पानी चला जाता है मुंह में, ब्लड के क्लॉट चले जाते हैं नाक में, या फिर किसी किसी के पॉटी चली जाती है मुंह में, तो इस कारणवश नहीं रो पाता बच्चा। तो अगर नहीं रो पाता है तो क्या हुआ, ये सारा सिस्टम जो अभी मैंने साइकिल बताई, ये सारी स्टॉप हो जाती है थोड़ी देर के लिए, जिसकी वजह से ब्रेन में जब ऑक्सीजन जानी चाहिए वो नहीं जा पाती और ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो जाता है। किसी किसी का ज्यादा पार्ट डैमेज होता है, किसी किसी का कम पार्ट डैमेज होता है। उस बच्चे को सेरेब्रल पैल्सी होता है। और ब्रेन का कितना इन्वॉल्व हुआ है पार्ट, जैसे किसी किसी का थोड़ा होता है तो उसको हम हेमीप्लेजिक बोल देते हैं, किसी किसी का और थोड़ा होता है तो उसको मोनोप्लेजिक सीपी बोल देते हैं, तो किसी किसी को मैं टाइप्स में बाद में आऊंगी। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू द ब्रेन और अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट क्लासिफाइड है सेरेब्रल पैल्सी। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इस वजह से सीपी होता है। अब सेरेब्रल पैल्सी में प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है। पहली बात, अगर आपका बच्चे को ये प्रॉब्लम आई है या फिर आपका बच्चा नहीं रो पाया, तो मैंने बताया कि ये साइकिल क्यों इम्पोर्टेंट होती है। और इसमें जो सीपी में जो अच्छी बात ये है कि आपके बच्चे का ड्यूरिंग द बर्थ जितना ब्रेन डैमेज हुआ है वो उतना ही रहेगा, आगे चल के लाइफ के साथ वो बढ़ता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने बच्चे का जितना ब्रेन बचा है उस पर काम कर लें तो आपका बच्चा अच्छा निकल सकता है। आप अपने बच्चे पे काम करवाएं, मेहनत करवाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि काम करवाना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, मतलब एक्सरसाइजेस करवाना क्यों इम्पोर्टेंट है, पूरा जो रिहैबिलिटेशन टीम है, मेडिकेशन वगैरह क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने बच्चे की एक्सरसाइजेस नहीं कराएंगे, सोचेंगे कि इतना सा ही पार्ट डैमेज हुआ है वो ठीक हो जाएगा, या फिर और पार्ट है वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो क्या होगा, आपके बच्चे में कॉन्ट्रैक्चर आने लग जाएंगे, आपके बच्चे में पोस्चरिंग आने लग जाएगी, आर्किंग ऑफ बैक हो जाएगा और बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो उसको हमें रोकने के लिए एक्सरसाइजेज आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए हमें एक्सरसाइजेस करवानी है। तो अब हम बात करते हैं कि सेरेब्रल पैल्सी के टाइप्स क्या होते हैं। अगर हम बात करें सेरेब्रल पैल्सी के टाइप्स के, तो टाइप्स दो चीज में अगर हम बात करें कि अगर मोटर से देखें हम कि उसको मोटर फंक्शनिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो मोटर से देखेंगे तो हमारा आएगा स्पास्टिसिटी। ठीक है, जिसमें पैर अकड़े हुए नजर आते हैं। फिर आता है एथिटोइड, ठीक है, फिर आता है अटैक्सिक और फिर आता है फ्लैसिड। ठीक है, तो फ्लैसिड में क्या होता है, एकदम फ्लेल लो टोन नजर आता है, स्पास्टिक में अकड़े हुए होते हैं। एथिटोइड और अटैक्सिक में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो एथिटोइड में क्या होता है, अनकंट्रोलेबल मूवमेंट होता है, और अटैक्सिक में क्या होता है, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन का
इशू आता है। इसकी डिटेल वीडियो मैं अलग बताऊंगी, अभी हम बताते हैं कि ये टाइप्स होते हैं। डिपेंड ऑन द ब्रेन डैमेज। अब आपका बच्चे का ब्रेन कितना डैमेज हुआ है उसके हिसाब से जो सीपी क्लासिफाइड होता है वो होता है हेमीप्लेजिक। अगर आपके बच्चे का आधा शरीर काम नहीं कर रहा तो उसको हम हेमीप्लेजिक बोलते हैं। क्वाड्रीप्लेजिक, अगर आपके बच्चे के चारों हाथ पैर काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रीप्लेजिक। प्लस ट्रंक भी, मतलब उनका जो ये कमर है ये हिस्सा भी जाता है, ठीक है, ये हिस्सा भी इन्वॉल्व होता है, कमजोरी आती है। हेमीप्लेजिक में भी हाफ ट्रंक उनका जाता है, तो उसके लिए भी हमें ट्रेनिंग करवानी पड़ती है। मोनोप्लेजिया में होता है एक हाथ इन्वॉल्व होता है, एक हाथ नहीं आता। डाइप्लेजिक में क्या होता है, डाइप्लेजिक में हो सकता है कि दोनों पैर इन्वॉल्व हो या हो सकता है कि दोनों हाथ इन्वॉल्व हो, ठीक है। डाइप्लेजिक पैराप्लेजिक में क्या होता है, सिर्फ पैर इन्वॉल्व होते हैं, बट जो सीपी होते हैं उसमें हम डायरेक्टली डाइप्लेजिक ही बोलते हैं। पैराप्लेजिक हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में, इन सब चीजों में यूज करते हैं या टीबीआई में यूज करते हैं। सीपी में हम पैराप्लेजिक यूज नहीं करते, डाइप्लेजिक यूज करते हैं। तो ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि ठीक है, अब आप अपने बच्चे को समझ पा रहे होंगे कि आपके बच्चे को क्या दिक्कत है, कौन सी है सीपी। अब बहुत सारे पेरेंट्स क्या होते हैं, अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। मैं अपने एंड में वीडियो डालूंगी उन लोगों की जो विद थेरेपी, जो विद सेरेब्रल पैल्सी होने के बावजूद जो लोग सरवाइव करते हैं और बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं, मेहनत करते हैं, और उनके माँ बाप मेहनत करते हैं और वो कुछ एक अच्छे इंसान बने हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अपने बच्चे को ये मत सोचिए कि मेरे बच्चे को डिसेबिलिटी है, उसको काम कराएं, उसको काम कराएं इन अ सेंस कि उसको एक्टिविटीज कराएं, एक्टिविटी के थ्रू जो जो उसका एरिया अफेक्ट हुआ है उस अफेक्टेड एरिया पे काम कराएं, तो वो बच्चा सीखेगा चीजें, ठीक है। देयर इज अ टर्म न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है कि न्यूरॉन्स, हमारे ब्रेन में कैपेबिलिटी है कि वो फिर दोबारा न्यूरॉन्स बनाए, ठीक है। तो अर्ली इंटरवेंशन इस वजह से इंपॉर्टेंट होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो बच्चे का ब्रेन है वो फिर दोबारा डेवलप्ड हो, ठीक है, फिर दोबारा जो उसके न्यूरॉन्स है, न्यूरोप्लास्टिसिटी जनरेट हो, ठीक है। तो अब हमने बात कर ली है टाइप्स ऑफ सीपी के बारे में। तो अब हम बात करेंगे कि जो सीपी में सबसे ज्यादा जो खतरनाक बात ये आती है कि हम जब बच्चा पैदा होता है तो हर बच्चे को ऊपर जो कुदरत है कुछ रिफ्लेक्सेस भेजती है, इनबिल्ट होते हैं। अब आप सोचोगे रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, जैसे रिफ्लेक्सेस ये होते हैं कि कुदरत कुछ चीजें ना सिखाकर भेजती है कि फौरन दूध कैसे पीना है, ठीक है। तो इस सब को हम रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। तो हम इन जनरल अगर टर्म में बोलें लेम लैंग्वेज में, तो जैसे ही निप्पल मदर का टच होता है तो वो दे स्टार्टेड सकिंग, ठीक है। लेकिन सेरेब्रल पैल्सी में हो सकता है कि उनका ये रिफ्लेक्स आया ही ना, ठीक है, उनको फीडिंग इशू होते हैं, ठीक है, ओरोमोटल इश्यूज होते हैं। बहुत सारे बच्चों में रिफ्लेक्सेस परसिस्टेंट रह जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने ऐसे ताली बजाई तो वो मोरो रिफ्लेक्स है, वो चौक जा रहे हैं, तो जिसके वजह से उनको वो कभी बैठना नहीं सीखेंगे, ठीक है, मतलब वो बार बार चौके जा रहे हैं, वो बैठ नहीं पाते, ठीक है। तो बहुत सारे जो रिफ्लेक्सेस है वो डेवलपमेंट में हिंडर करते हैं, परेशान करते हैं, वो बच्चे को डेवलप नहीं होने देते। तो परसिस्टेंट अगर रहेगा आपके बच्चे का रिफ्लेक्सेस, तो रिफ्लेक्सेस इंटीग्रेट करने बहुत ज़रूरी है, उसके लिए थेरेपी करवाना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं कि हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे को। सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे को डिपेंड होता है कि आपके बच्चे को कितना पार्ट इन्वॉल्व है। जैसे मैंने अभी टाइप्स के बारे में बताया था, तो कौन कौन से प्रोफेशनल्स उन्हें देखते हैं। ऑफकोर्स उनकी मेडिकेशन चलती है अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स। बहुत सारे बच्चों को एपिलेप्सी मतलब दौरे आ रहे होते हैं, तो उनको उस चीज़ की दवाई चाहिए। बहुत सारे बच्चों को स्लीप डिसऑर्डर होता है, वो सो नहीं पाते। बहुत सारे बच्चों को बिहेवियरल डिसऑर्डर होता है, ठीक है, उनके बिहेवियर में इश्यूज आ रहे होते हैं। तो जो भी सिम्टोमेटिक उनके जो इश्यूज आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको मेडिकेशन चाहिए। बहुत सारे को हाई टोन है, बहुत सारे को डिस्टोनिया है, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी मेडिकेशन चलेगी। प्लस उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की नीड है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की क्यों नीड है, बहुत सारे पीटी ऑफेंड हो जाते हैं कि ये तो हमारा पार्ट है क्योंकि फिजिकल डिसेबल है, बट सीपी ज़रूरी नहीं है। सीपी इज प्योर सीपी है, मतलब सीपी के साथ मिक्स कंडीशन भी आती हैं, अब आने लग गई हैं, जैसे कि सीपी विद आईडी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उनको कॉग्निटिव स्किल्स नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए ओटी ज़रूरत है, ठीक है, ओटी की भी ज़रूरत है। प्लस सीपी विद एएसडी, मतलब ऑटिज्म भी है बच्चे को और सीपी भी है, सेरेब्रल पैल्सी भी है, तो इसलिए ओटी की ज़रूरत है उस बच्चे को। सीपी विद डीएमडी, ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, तो उनके फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर, कॉग्निटिव लेवल
बहुत सारी चीज़ें हैम्पर होती हैं, उनको सेंसरी इश्यूज होते हैं, बिहेवियर इश्यूज होते हैं, तो डाउन सिंड्रोम विद सीपी, तो ऐसे भी बच्चे होते हैं। तो इस वजह से ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की नीड है उनको, प्लस फिजियोथेरेपिस्ट भी देखते हैं। प्लस अगर आपके बच्चे को फीडिंग इशू है, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि इट्स डिपेंड कि आपके बच्चे को कितनी ज़रूरत है, कौन कौन सी थेरेपी की ज़रूरत है। अगर आपके बच्चे को मोनोप्लीजिया है, मतलब सिर्फ उसका हाथ डैमेज है या फिर सिर्फ हाथ अफेक्टेड है, तो सिर्फ उसको स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेस चाहिए, ठीक है, तो उसको फीडिंग में कोई डिफिकल्टी नहीं है, तो उसको स्पीच थेरेपिस्ट की नहीं ज़रूरत है। लेकिन अगर आपके बच्चे को क्वाड्रिप्लीजिया है या डिस्टोनिया है, तो फिर क्या है, आपके बच्चे को चाहिए, ठीक है, कि स्पीच थेरेपिस्ट की भी ज़रूरत है। उसको फीडिंग इश्यूज आ रहे हैं, उसको ओरोमोटर इश्यूज आ रहे हैं, उसको बोलने में दिक्कत आ रही है, तो उसकी भी ज़रूरत है उसको, ठीक है। तो ये थेरेपिस्ट होते हैं जिनको बहुत सारे यूज़ करते हैं, स्पेशल एजुकेटर्स भी, अगर उनको आईडी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे पेरेंट्स को ना एक्सपेक्टेशन होने लग जाती है कि कम टू नॉर्मल हो जाए। कम टू नॉर्मल नहीं, बट मैंने आपको बोला कि अगर आप अपने बच्चे को ऐसे ही छोड़ देंगे या फिर आप अपने बच्चे को सही से पोजीशन नहीं करेंगे, ठीक है, जो इन जनरल देखो मैंने इतने सारे टाइप्स बताए हैं, स्पास्टिक होता है, फ्लैसिड होता है, और डाइप्लीजिक होता है, हेमीप्लीजिक होता है, मोनोप्लीजिक होता है, एटिटोइड होता है, अटेक्सिक होता है, इतने सारे टाइप्स हैं। उनका जो इन जनरल जो सबके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अकॉर्डिंग टू द नीड होता है, सबका अलग अलग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। आपके बच्चे को कितना ज़रूरत है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि डोसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनता है। लेकिन जो इन जनरल जो सबको ज़रूरत है, सबसे आपका बच्चा पैदा हुआ है तो उस टाइम पे पोजिशनिंग की बहुत ज़रूरत है। पोजिशनिंग क्या होता है, उसका हेड शुड बी इन सेंटर, ठीक है, उसका बच्चे का हेड इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं कि राइट साइड में ही रख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं लेफ्ट साइड में रख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि एक्सटेंडेड रख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं कि फ्लेक्स्ड रख रहे हैं, तो इट शुड बी इन अलाइनमेंट और प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। आपको इस बात का ख्याल रखना है। इसमें तो कोई आपको वो नहीं लग रहा है, आप असिस्टिव एड्स अपने बच्चे के लिए ओटी से पूछ सकते हैं कि कौन सा असिस्टिव एड बना सकते हैं, आपके बच्चे के लिए क्या अप्रोप्रिएट होगा। मतलब डिफरेंट बच्चों को डिफरेंट, बहुत सारे हाइड्रोसिफिलिस विद सीपी भी होता है, तो बहुत तरीके के बच्चे होते हैं। तो आपके बच्चे के लिए किस, जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि एडवाइस कर दूं कि आपको एक ऐसा रखना है बट हाइड्रोसिफिलिस भी है उस बच्चे को, तो उसके लिए इंटरवेंशन डिफरेंट होता है, उसके लिए हम कुछ और यूज करेंगे। तो आपके बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, आप कमेंट में लिख सकते हैं आपके बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चीजें बनती हैं। फिर आप हमारा आ गया, पहला हो गया पोजीशनिंग, ठीक है, तो हेड शुड बी इन अलाइनमेंट एंड पोजीशन होना चाहिए। दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि उसकी जो बॉडी होती है वो अलाइंड होनी चाहिए। अगर उसका बच्चा हाथ ऐसे अकड़ा है, कॉर्टिकल थंब है, कॉर्टिकल फिस्टिंग बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है सीपी के बच्चों में। कॉर्टिकल थंब क्या होता है, कॉर्टिकल थंब होता है जब बच्चे का जो है वो अडक्टेड होता है, और बहुत सारे बच्चों का फिस्टिंग भी होता है। बहुत सारे बच्चों का सिर्फ कॉर्टिकल थंब प्रेजेंट होता है, मतलब इफ दे डोंट यूज थंब तो वो उनका ग्रास्प नहीं आ पाएगा, दे कांट रीच थिंग्स, ठीक है, तो उनका पकड़ने का नहीं हो पाएगा और फाइन मोटर डेवलप नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कॉर्टिकल थंब हटाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उसके लिए स्प्लिंट्स बनता है, जो एडवाइस करते हैं, ओटी एडवाइस करते हैं, पीओ के पास जाते हैं। हाँ, प्रोस्थेसिस एंड ऑर्थोसिस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम हर टाइम एक्सरसाइज नहीं करवा सकते, नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो। तो हम एडवाइस करते हैं कि आप ऑर्थोसिस अपने बच्चों को दें। ऑर्थोसिस में आते हैं एएफओस, अगेन वो आपके बच्चे के नीड पे डिपेंड है। बहुत सारे बच्चों को ऑर्थोसिस की जरूरत होती है, एएफओस की जरूरत होती है, बहुत सारे बच्चों को नहीं जरूरत होती है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि अगर आपका बच्चा हेमीप्लेजिक है, ठीक है, तो उसको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी जितना डाइप्लीजिक या फिर क्वाड्रिप्लीजिक को जरूरत पड़ेगी, ठीक है, या फिर स्पास्टिक वाले बच्चे को जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर नीड, बच्चे की नीड के हिसाब से चीजें बनती हैं, ठीक है। और स्प्लिंट हो गया, कॉर्टिकल थंब मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे में प्रेजेंट होता है, तो फाइन मोटर डेवलप नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं, ठीक है, तो उसका ये ना आए इसलिए इसके लिए स्प्लिंटिंग करी जाती है। फिर है कि कोनी जो है फ्लेक्स्ड है उसके बच्चे की, तो कोनी को सीधा करके रखना है, उसके लिए ग्रेटर्स बनते हैं, ठीक है। अगर नीज फ्लेक्स्ड है तो मेन क्या है कि अलाइनमेंट और पोजीशनिंग, मैं एक पिक्चर चिपका दूंगी तो जिसमें से आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि किस तरीके से। बाकी आप मुझे डीएम कर सकते हो कि कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। इफ आई विल हैव टाइम तो मैं आपको जरूर रिवर्ट बैक करूंगी, ठीक है। देन हमारा हो गया सबसे पहले पोजीशनिंग। पोजीशनिंग में क्या होता है, अलाइनमेंट शुड बी स्ट्रेट, ठीक है। आपके बच्चे के हाथ पैर सीधे रखने हैं आपको, पैर अगर नहीं टेढ़े हो रहे हैं तो फिर उसको ग्रेटर के थ्रू आपको पहनाने हैं, या फिर एएफओस के एफओस बनाने हैं अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड्स नीड, ठीक है।
फिर पोजिशनिंग हो गया, जब भी आप कहीं बाहर लेकर जा रहे हैं ऐसा नहीं सोचें कि हमारा बच्चा डिसेबल है तो कहीं नहीं। अगर आप अपने बच्चे को बाहर नहीं ले पाएंगे तो जो उसका सोशलाइजेशन है और जो उसका कॉग्निटिव लेवल है वो वहीं पे दब जाएगा, ठीक है, वो नहीं आ पाएगा और साथ के साथ बिहेवियर इश्यूज और आ जाएंगे आपके बच्चे को, ठीक है। जो उसका माइंड नॉर्मली डेवलप कर सकता था, अगर आपका बच्चा फिजिकली डिसेबल है तो वो मेंटली भी होने लग जाएगा अगर आप उसको बाहर नहीं लेके जाएंगे, एक ही कमरे में बंद रखेंगे, ठीक है। तो इस वजह से आप उसको पार्क लेके जाएं, मार्केट लेकर जाएं। अब आप उसको लेकर जा रहे हैं तो छोटा बच्चा है तो गोद में लेके जाएंगे ऑफकोर्स, तो गोद में ऐसे नॉर्मल बेबी की तरह ना लें। मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं किस तरीके से गोद में लेना है, तो गोद में तरीका आपके बच्चे के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपके बच्चे को अपोस्टोटोनस हो रहा है, अब अपोस्टोटोनस क्या होता है, बहुत सारे पेरेंट्स यूट्यूब पे देखकर एक्टिविटीज करवाने लग जाते हैं, एक्सरसाइज करवाने लग जाते हैं। रुक जाओ, मत कराओ ऐसे एक्सरसाइजेस। बहुत सारे गवर्नमेंट में अच्छे थेरेपिस्ट हैं, ठीक है, वहां पे जाओ, आप उनसे पूछो कौन सी एक्सरसाइज करवानी है, कौन सी एक्सरसाइज नहीं करवानी। वो आपको आपके हिसाब से एक्सरसाइज बताएंगे, हिंदी में समझाएंगे कि किस तरीके से करानी है, इवन डिमॉन्स्ट्रेट भी कराएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे यूट्यूब पे देखने लग जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि नेक कंट्रोल नहीं है जिस बच्चे का, उसको उल्टा लिटाओ। उल्टा लिटाने से क्या होता है, बहुत सारे बच्चों की बैक में टोन बढ़ जाती है जिसको हम अपोस्टोटोनस बोलते हैं, तो जिसकी वजह से पोस्चरिंग आने लग जाती है, आर्किंग ऑफ बैक हो जाती है, जो वर्स्ट कंडीशन होती है सीपी की, ठीक है। तो हमें लगता है कि हाँ हमारे बच्चे का नेक कंट्रोल आ रहा है, वो पैर जो गर्दन है वो उठाने लग गया है, वो गर्दन नहीं उठा रहा, ठीक है, उसकी आर्किंग ऑफ बैक हो रही है, ठीक है। तो वो चीज आपको स्टॉप करनी है, वो ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम जब उसको सुपाइन में लिटाएंगे, सीधा लिटाएंगे तो भी उसकी आर्किंग जारी है। अगर उसकी तभी भी आर्किंग जारी है तो आपका बच्चा को आपको स्टॉप करना है, उल्टा नहीं लिटाना उस बच्चे को, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इस वजह से मैं बोलती हूँ कि हर चीज यूट्यूब पे मत देखो, डिटेल वीडियो देखो आपके बच्चे के लिए क्या जरूरी है। मैं जानती हूँ कि थेरेपीज अफोर्डेबल नहीं होती, बहुत सारे पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर पाते, जो नहीं अफोर्ड कर पाते वो मेरी वीडियोस देखें, और मैं डेफिनेटली आगे बनाऊंगी वीडियो कि किस तरीके से हमें हैंडलिंग करनी है। मैंने जैसे बोला कि इतने सारे टाइप्स हैं, तो उन सब की हैंडलिंग अलग अलग होती है, ठीक है। हम जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को हर एक एक्टिविटी करवाएं, ठीक है। कुछ एक्टिविटी नुकसानदायक भी होती हैं आपके बच्चे के लिए, जैसे मैंने बोला उल्टा लेटाना इज गुड फॉर नेक कंट्रोल बट इट्स ऑल्सो बैड अगर आपके बच्चे को अपोस्टोटोनस हो रहा है, ठीक है, तो नहीं करवाना, ठीक है। अब हम बातें हैं, हाँ, पोजिशनिंग हो गई हमारे बच्चे की, हमें पहले पोजिशनिंग करनी है। अगर आपके बच्चे को स्प्लिंट्स वगैरह की जरूरत है तो वो पहनाने हैं, हर 2 घंटे मतलब ज्यादा से ज्यादा समय के लिए पहनाने हैं, और उसको खोलना भी ऐसा नहीं है कि बांध दो, उसके पसीने आ रहे हैं और जख्म हो गए, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के प्रेशर सोर्स होने लग जाते हैं, अगर जरा सा भी लगे कि रेडनेस आ रही है या फिर कोई प्रेशर सोर्स पड़ रहा है तो उतार दो उसको, जबरदस्ती नहीं है, उसको उतार दो, ठीक है। अगर आप पोजीशन सही से नहीं रखते तो क्या होता है कि बच्चे के वैसे ही हाथ पैर टेढ़े हो रहे होते हैं, टोन्स फ्लक्चुएट हो रही होती है, तो उसका कूला वगैरह निकलने की जरूरत चांसेस हो जाते हैं, फ्रैक्चर आने की जरूरत चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। उसकी जो बोन है वो निकलने को हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इसमें ये भी एबनॉर्मलिटी होती है कि आउटग्रोथ ऑफ द बोन्स होने लग जाती हैं, तो उसको रोकने के लिए हमें एक्सरसाइजेस करवाना, हाँ, कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होने लग जाते हैं, तो इन सबको रोकने के लिए एक्सरसाइज करवाना इंपॉर्टेंट होता है, प्लस बच्चे की इंप्रूवमेंट भी होती है। अब हम आते हैं सीक्वेंस वाइज आएंगे। अगर आपका बच्चा फ्लैसिड है, ठीक है, फ्लैसिड मतलब उसके एकदम लो टोन है, बिल्कुल भी ऐसा लगता है जान ही नहीं है। अगर आपका बच्चा अकड़न वाला है तो दोनों की एक्सरसाइजेस अलग अलग होती हैं, ठीक है। अकड़न वाले बच्चे को मालिश नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी मालिश। अगर आपके बच्चे को अकड़न है, ठीक है, तो मालिश नहीं करनी। और अगर आपका बच्चा फ्लैसिड है, ठीक है, तो उसमें एडवाइस करी जाती है, फिर मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि बहुत सारे पेरेंट वीडियो देख के फिर करने लग जाएंगे, ठीक है। तो आपके बच्चे को, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका बच्चा फ्लैसिड है या नहीं है, ये प्रोफेशनल लोग टोन चेक करते हैं, जो मॉडिफाइड एशवर्थ स्केल होता है उससे टोन चेक करते हैं, तब डिसाइड करते हैं कि आपका बच्चा फ्लैसिड है या नहीं है। बहुत सारे बच्चे लग रहे होते हैं फ्लैसिड है बट वो होते नहीं है फ्लैसिड, क्योंकि माँ बाप को नहीं पता अकड़न क्या होती है, किस तरीके से। बहुत सारे में नेक्ड आई से भी नजर आ जाती है अकड़न, बल्कि बहुत सारे में टोन असेसमेंट करना पड़ता है, तब जाके हमें दिखाई देता है कि टोन है या नहीं है। तो मालिश नहीं करनी होती, ठीक है। फिर ये प्रिकॉशंस है जो आपको लेने हैं, ठीक है, ये सब आपको करना है। दूसरा है कि आपको ROM करना है। ROM क्या होता है, रेंज ऑफ मोशन। जैसे मेरी उंगली इधर तक खिलती है, ठीक है, ये करवाना है, कलाई इधर तक खिलती है, ये पूरा करवाना है। अगर मेरे बच्चे का ये चीज नहीं हो रहा या फिर वो इसी हाथ में रखा हुआ है तो ये पूरा रेंज नहीं हो पा रहा, तो मुझे पूरा ये खुलवाना है बच्चे का हाथ, ठीक है। मैं एक बच्चे की वीडियो एंड में डाल दूंगी, या फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी कि किस तरीके से एक्सरसाइजेस करवानी है। अभी आप ये समझ लें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। एक्सरसाइजेस ROM करवानी है, ठीक है।
और सही से करवानी है, झटके देकर नहीं करवानी। जैसे बहुत सारे ओहो वीडियोस देख कर ऐसे करके आते हैं हमारे पास पेरेंट्स और एकदम प्रोफेशनल की तरह इस कर हम किससे सीखी, यूट्यूब से सीख कर आए हम। तो इससे क्या हो रहा है, आपका बच्चा नॉर्मल एक्सरसाइज वाला नहीं है, ठीक है। आपके बच्चे का टोन बढ़ा हुआ है और वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, उसकी जो अकड़न है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो नहीं करवानी है ऐसे जल्दीबाजी में एक्सरसाइजेस, खिंचाव देते हुए रोक कर एक्सरसाइजेस करवानी है, ठीक है। हाथ की अलग होती है, पैर की अलग होती है, बहुत सारे जैसे कलाई के होते हैं ना, तो ये ऐसे हाथ रखा हुआ है और न्यू, तो ये गलत हो गई, ठीक है। इस तरीके से हाथ घुमा के फिर करवानी है, ठीक है। अब ये लिटा कर करवानी है, ठीक है। इसमें भी, हाँ इसमें भी है, ठीक है। स्ट्रेचिंग करवा के करवानी है, मैं वीडियो बना दूंगी किस तरीके से करवानी है, ठीक है। तो ROM करवाना है, पोजिशनिंग करवानी है, असिस्टिव वेट्स देने हैं, और कोई भी ऐसी अगर आपके बच्चे में पोस्टरिंग वगैरह आती है तो जाके नियर बाय थेरेपिस्ट से बात करें, या फिर आप मेरे को भी DM कर सकते हैं, ठीक है। और किस तरीके से आगे बढ़ना है, जैसे नेक कंट्रोल नहीं होता इन बच्चों में, ठीक है। तो नेक कंट्रोल के लिए क्या क्या करवा सकते हैं, टंग कंट्रोल नहीं होता, बैठ नहीं पाते, उल्टा नहीं हो पा रहे, ठीक है, करवट नहीं ले पा रहे, उसके लिए क्या करना है हमें, ठीक है। आगे रेंग नहीं पा रहे, ठीक है, क्रीपिंग नहीं पा रहे, हाथों पे वजन नहीं ले पा रहे, कॉर्टिकल थंब है, उसके लिए क्या करना है, ठीक है। तो इन सब के लिए क्या करना है, उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट वीडियो बनेगी। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अभी पॉसिबल इसलिए नहीं है कि मैं लगा तो दूंगी, बट वही है कि आपको अपने बच्चे का टाइप जानना बहुत ज़रूरी है, और आप कमेंट में करें कि आपके बच्चे को कौन से टाइप का CP है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग एक्सरसाइजेस होती हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे को अवेयरनेस नहीं है, अराउजल नहीं है, आई कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए मल्टी सेंसरी अप्रोच विद फिजिकल एक्टिविटीज विद फिजिकल एक्सरसाइजेस भी चलती हैं, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। तो बहुत सारा प्लान है, ठीक है। तो आई होप यू विल लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट बिलो कि आपके बच्चों को क्या प्रॉब्लम है और मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम आप प्लीज़ वीडियो डालें एक्सरसाइज की, तो इट विल मोटिवेट मी, ठीक है, कि मैं डालूँ वीडियो। तो प्लीज़ कमेंट, ओके। थैंक यू सो मच। ये जो ना स्पाइन ना उसकी सीधी होनी चाहिए ऐसे, ठीक है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। कृष्णा, ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को ऐसे लेके रखते हैं। तो CP के बच्चों में क्योंकि हेड कंट्रोल नहीं होता, कर कंट्रोल नहीं आता, तो उनको इस तरीके से रखना है, ठीक है। इस तरीके से ही गोल देना है।